जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में जो पूछे गए प्रश्न थे, 40 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को इसको डिस्कस करेंगे और इसी के आधार पर हम लोग ये अनुमान भी लगाएंगे कि जो आपकी आने वाली बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा है उसके अंदर में किस तरह के जीके के प्रश्न को पूछे जाएंगे, है ना। ये सब हम लोग अंत में डिस्कस भी करेंगे इस बारे में। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्लास से संबंधित जो पेड कोर्स है हमारा उससे संबंधित कोई भी जानकारी या डेमो वगैरह चाहिए तो नीचे जो नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ड्रीम सेवक आईएएस इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हमने पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं फ्री में, आप डाउनलोड करके, है ना, टॉपिक वाइज सारे चैप्टर, सारे जो सब्जेक्ट है उसकी आप पीडीएफ को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। अपने मोबाइल फोन में रख करके उसे आप तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर। और अलग भी जो हमारी 2024 वाली टॉपर बैच हमने लॉन्च किया है, पेड कोर्स है हमारा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसमें ऑफर चल रही है, आप उसकी डेमो वगैरह देखो, मजा आए, अच्छा लगे, समझ में आए तो फिर उसके बाद आप कोर्स वगैरह भी ले सकते हो। अन्यथा आप जरूर इस पर जाइए और फ्री पीडीएफ यहाँ पर जरूर डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा क्विज वगैरह है, बहुत सिलेबस वगैरह फ्री मिल जाएगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर फ्री कर रखा है। इसके अलावा अगर आपको डेली क्लास से जुड़ना है, यूट्यूब वाली फ्री क्लास की लिंक्स वगैरह चाहिए, कब कब क्लास होती है ना, जो फ्री यूट्यूब वाली क्लास है उसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए सारे सब्जेक्ट की, तो वो सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और लिखना है @DST PDF, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका पूरा और ये लिख करके जो है इस वाले ग्रुप आ जाएगा आपके सामने, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी गोलाकार है, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? ये बात सबसे पहले अरस्तू ने कही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तू। देखिए इसी तरह का प्रश्न जो है अभी 2023 में भी पूछा है, 2023 में। ये मेरे पास 2023 का पेपर है मेरे हाथ में। तो यहां पर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन से नियम के अनुसार सूर्य जो है स्थिर रहता है, ग्रह चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं, ये कौन से नियम में कहा गया है? तो केपलर के नियम में ये बात कही गई थी। तो ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक प्रश्न यहाँ 2022 में भी आप देख रहे हो, एक प्रश्न 2023 के अंदर में भी, 2023 के अंदर में भी इसी तरह का प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार, है ना, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ नहीं होता है ना। ये भी आपका क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही प्रश्न है ना। कहां पर जो है ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है? तो काला सागर में भी है, कैरेबियन सी में भी है ना, कैस्पियन सागर में भी है, लेकिन बाल्टिक सागर में आपको वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्वार्टजाइट या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सा होता है? तो सबसे पहले मैं यहां पर 1 मिनट लेकर के आपको रॉक्स को रिवाइज करवा देता हूं। अगर आप रॉक्स पढ़ोगे या चट्टानों को पढ़ोगे तो 3 तरह की चट्टानें होती है। सबसे पहली चीज होती है इग्नियस चट्टान। तो इग्नियस चट्टान के बारे में जानते हो, ऐसी चट्टानें जो क्या होती है, वॉल्केनिक इरप्शन से बनी होती है, नीचे से मगमा लावा बाहर आता है, ठंडे होने के बाद जो रॉक्स बनते हैं उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। दूसरा रॉक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। जो बालू पत्थर कंकड़ होते हैं, ये पानियों द्वारा, हवा द्वारा बहा करके जब लाया जाता है तो इससे जो रॉक्स बनता है कुछ समय तक, ये 10-20 साल 50 साल तक इकट्ठा रहते हैं, तो ऐसे सेडिमेंट से बने हुए रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एक और रॉक्स होता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। वही प्रश्न, यही रॉक से आपके प्रश्न पूछे गए। ये मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण कैसे होता है? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली ये इग्नियस रॉक्स और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर पर काफी लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं, तो इससे एक नए रॉक्स का निर्माण होता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। वही प्रश्न पूछा गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? तो यहां पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है क्या होता है, ये चूना पत्थर से होता है या फिर ऑब्सिडियम से होता है या फिर बलुआ पत्थर से होता है। तो आंसर क्या होगा यहां पर, बलुआ पत्थर से होता है। क्वार्टजाइट, है ना, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या है, मेटामॉर्फस है, ये मेटामॉर्फस है। और ये क्वार्टजाइट जो बनता है ना, ये किससे बनता है? तो बलुआ पत्थर के सैकड़ों सालों तक ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर के रहने की वजह से जो है क्या होता है, यहां पर क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। तो क्वार्टजाइट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि बलुआ पत्थर से बनता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस लंबे चौड़े प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न को गौर से पढ़िए, मैं साइड हो रहा हूं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर हमको विचार करना है। ठीक है, पहला है कि भैया स्थल्य तापन, जो हमारा जमीन की गर्मी बढ़ जाती है, हमारी धरती तपती है,
उसके बारे में है यहाँ पर स्थलीय तापन। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये भैया? रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। नीचे वाला है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन है ये हमारा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये है आपका प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। ये तीनों जो चारों जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये पूछा गया है इनमें से किस तथ्य के कारण मृग मरीचिका बनती है। जो मरीचिका बनती है ना, वो किस तथ्य के कारण बनती है? तो देखो, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है हमारा क्या बनता है? मृग मरीचिका का निर्माण होता है। तो यहां पर जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है 2 और 3 उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मृग मरीचिका जो है परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 और 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या करना है आपको? विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पर 3 ऑप्शंस दिए हुए, 1 2 3, तीनों को पढ़िए और यहां पर हमको बताइए आप क्या इसका सही आंसर। तो यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है प्रश्न? यहां पर देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इनमें से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है? यह प्रश्न इस बार भी 2023 के अंदर में पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें मेन कारण जो होता है वो होता है आपका किसका? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का और सल्फर के ऑक्साइड का। तो अम्लीय वर्षा एक ऐसा पॉइंट है जिसको लगभग लगातार 3 वर्षों से बिहार बीएड के अंदर में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा कि अम्लीय वर्षा जो होता है वो मेनली नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण यहां पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन कहता है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो है किसके कारण होता है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर जब काटती है तो उसके कारण जो है मादा एनीफिलीज के काटने की वजह से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मादा एनीफिलीज, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है? चलिए, प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो हमें इस बार के एग्जामिनेशन के लिए क्या करना होगा? एक तरफ पे हमको स्रोत लिखना होगा और दूसरी तरफ पर हमें यहां पर चीजों के नाम लिखने होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर चीजों के नाम हो गए और किस चीज का वो स्रोत है। जैसे हमें टमाटर के बारे में एक प्रश्न पूछा कि टमाटर जो है किस विटामिन का स्रोत है। उसी तरह से पूछेगा कि सिरका में क्या पाया जाता है ना। उसी तरह से पूछेगा कि मिर्च के अंदर में क्या पाया जाता है, आंवला के अंदर में क्या पाया जाता है ना। इस तरह से पूछा जाएगा। तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? याद रखिएगा टमाटर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, ऑक्जेलिक एसिड का। वहीं पर बात करें एसिटिक एसिड का, तो ये कहां पर पाया जाता है? सिरका के अंदर में एसिटिक एसिड पाया जाता है ना। लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो खट्टा दूध, दही के अंदर में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस चीज में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका उपयोग जो है साबुन के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो साबुन के निर्माण में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एसआई प्रणाली में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली में पोटेंशियल एनर्जी को किस इकाई में हम लोग व्यक्त करते हैं? तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जूल में क्या करते हैं? जूल की इकाई में, जूल में हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई प्रणाली होगी, एसआई यूनिट होगी, वो होगी हमारी जूल, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलपीजी के मुख्य घटक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन है ना, ब्यूटेन है और प्रोपेन है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी नंबर में, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, एमबीपी, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया? तो एक प्रश्न जो जीके के अंदर में पूछा गया 2022 में, इसमें पूछा गया ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार और आविष्कार करने वाले जो देश हैं या आविष्कारक हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो याद रखिएगा ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ईमेल का आविष्कार किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। तो देखो, जब भी ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर दो तरह का स्रोत होता है। एक स्रोत होता है जो नवीकरणीय होता है। अब देखो, नवीकरणीय वर्ड का मतलब ही अगर हम लोग यहाँ पर जानने चले ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है क्या? नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, जो रीन्यू होती है ना, उसको कहते हैं रिन्यूएबल। और दूसरा वाला जो प्रकार है वो है आपका अनवीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं होती है। एक बार अगर आप खर्च कर लोगे ना, खत्म हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यू यानी दोबारा से ये रिन्यू नहीं होगा एक बार अगर आप यूज कर लेते हो। तो इसका एग्जाम्पल आ गया नवीकरणीय स्रोत में, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जैसे आपका यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो गया, तो सूर्य का प्रकाश क्या हो गया आपका? रिन्यूएबल एनर्जी में आ गया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। जैसे विंड एनर्जी हो गया, विंड की एनर्जी जो हो गई, ये भी आपका क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर में आ गया। सोलार एनर्जी जो है आ गया इसके अंदर में। ठीक है, आपका जो जितने भी तरह की परमानेंट चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगा, सूर्य की एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब के सब जो है क्या? टीडल एनर्जी हो गया। टीडल एनर्जी जो ज्वार भाटा वाली एनर्जी है, समुद्र से हम लोग कैप्चर करते हैं, ये सब जो है आ जाती है आपके नवीकरणीय स्रोत में। जबकि अनवीकरणीय स्रोत के अंदर में जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो है क्या है? खत्म होने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल के अंदर में आ गया। यहां पर पूछा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, यानी खत्म होने वाला स्रोत। तो देखो, सौर जो है ना, ये आपका खत्म नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। पवन खत्म नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। हाइडल खत्म नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया भैया? हाइडल जो है आपका क्या हो गया? ये हाइड्रो एनर्जी हो गया, पानी वाली एनर्जी हो गई, ये भी आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर बात करें थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी जो है ये चलती है किससे? कोयला से। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट कोयला से चलती है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि भैया कोयला तो एक समय के बाद खत्म ना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो हमने लिखा है कि कोयला हमारा क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा कि जो थर्मल पावर प्लांट है या थर्मल जो एनर्जी है, ये हमारा अनवीकरणीय स्रोत है, खत्म होने वाला स्रोत है। आगे देख लेते हैं WTO। देखो, सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग WTO का। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत मुख्य चीज है WTO। ये WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम क्या होता है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है वो नियम के तहत चले, छोटे से छोटे देशों को भी मौका मिले और बड़े से बड़े देशों को भी समान अवसर प्राप्त हो। तो इसके लिए ये जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके लिए काम करती है। इसका अपना एक संविधान है, उसके हिसाब से जो लोग इसके सदस्य बने होते हैं उनको इसके संविधान के हिसाब से काम करना होता है। और इंडिया भी WTO का एक मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड का पुराना जो नाम था ना, वो था आपका गैट। अब देखो, गैट का फुल फॉर्म क्या होगा? गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये जो है क्या होगा आपका? गैट का फुल फॉर्म होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। किस चीज का एक वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक जो है, ये क्या करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य में टाइफाइड जो बुखार होता है ये किसके कारण होता है? मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, या फिर सल्मोनेला टाइफी के कारण, है ना, राइनो वायरस के कारण, या फिर हमारा ट्राइकोफाइन के कारण। तो याद रखिएगा, मनुष्य के अंदर में जो टाइफाइड बीमारी होती है वो बेसिकली किसके कारण होती है? सल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या होगा? सल्मोनेला टाइफी होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर हमारा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, करेक्ट है। जिन लोगों का आंसर बी है करेक्ट है, तो देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं 2022 के पेपर में आपके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से आपको पिछले हमने, अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हो तो याद रखना, हमने 2019 का 18 का
इसके अलावा 20 का, 21 का, 22 का, 23 का सारा हमने किया है, ऑल 5 सब्जेक्ट का। हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, रीजनिंग, जीके, सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब चैनल पर। आप इनको देखो, एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहीं पर आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे देखने को। और ये अच्छा लगे, ये प्लेलिस्ट अपने बीएड वाले दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए। 16 नंबर में है कि तीरपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है बेसिकली किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका बुने हुए वस्त्र के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तीरपुर जो है बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है हमारा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा ये जो इब्न बतूता था, इस पर एक गाना भी बना हुआ है, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो कैसे मन करता है फुर। तो ये जो यात्री इब्न बतूता है ये कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर देख लीजिए, हैंसोंग चीन, इब्न बतूता मोरक्को, मेगास्थनीज गिरिज, फाहियान मलेशिया। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन जो फाहियान लिखा है ना ये मलेशिया से नहीं आया था, ये भी चीन से ही आया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि डी नंबर जो है ना ये हमारा क्या है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि फाहियान का सही आंसर हो जाएगा क्या, चीन। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि हॉन्सेंग कहाँ का रहने वाला था, तो ये भैया चीन का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को का, और मेगास्थनीज कहाँ का, ग्रीस का। साथ साथ याद भी करते चले जाइए आप, ठीक है, अच्छा होगा आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है प्रसिद्ध कथन किसने कहा था। ये कथन है, कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये कथन किसका है। तो गिवन ऑप्शंस में अगर बात करें तो ये कथन जो है आपका रूसो का है, रूसो ने ये बात कही थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, रूसो। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है। तो यूरिया का निर्माण कहां पर होगा, याद रखिएगा यूरिया का निर्माण जो है वो आपका जिगर में होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, सी नंबर, जिगर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक। देखो कंप्यूटर से इस बार भी प्रश्न पूछे गए, धाड़ धाड़ करके 3 प्रश्न आपने देखा कि कंप्यूटर से पूछा। अगर आपने 2023 वाला पेपर नहीं देखा है तो जीके का 2023 का पेपर जो है उसको आप देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर दे दूंगा, वहां से देख लीजिए। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, तो बड़ा इजी प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये इससे पहले भी 2020 के पेपर में यही सेम प्रश्न पूछा गया था, 2022 में सेम प्रश्न पूछा गया, 2023 के अंदर में 2023 में जो कंप्यूटर के पेपर पूछे गए थे, कंप्यूटर से जो 2-3 प्रश्न पूछना होता है इनको थोड़ा सा हट के पूछा था, ठीक है। 2023 वाला पेपर देखिए, हमने डिस्कशन कर दिया है, हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप देखिए उसको। अब देखिए यहाँ पर जेपीजी जो है ना ये किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तो जानते हैं ना कि जेपीजी बेसिकली एक क्या होती है, एक पिक्चर के लिए इस्तेमाल करने वाली फाइल होती है। तो ये क्या होती है, बेसिकली एक छवि फाइल होती है। तो यहाँ पर जिनका जिनका आंसर है कि जेपीजी क्या है भैया, तो जेपीजी एक छवि फाइल होती है, ठीक है, ये एक फोटो के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग की जो है शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये प्रश्न आपके बीएड के एग्जामिनेशन में पूछा है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा सन 2014 ईस्वी से प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी, सन 2014 ईस्वी से हुई थी। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि होने से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या चीज ऐसा बढ़ जाएगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्या है, अर्थ के टेम्परेचर का ऑन एन एवरेज बढ़ जाना जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवीजी एवरेज टेम्परेचर है, इसमें जो एवरेज टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। पूरे ग्लोब का वार्म हो जाना, हर साल के मुताबिक, पिछले साल के मुताबिक आने वाला जो साल होता है वो ज़्यादा अर्थ को गर्म करता है, ज़्यादा अर्थ हमारी हीट होती जाती है। इससे नुकसान ये है कि हमारी जो
अर्थ है ना, इसको अगर हम ग्लोब के माध्यम से समझें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, अंटार्कटिका वगैरह में आप देखोगे ये सारे एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत पूरा बर्फ से ढका हुआ है पूरा अर्थ हमारा इस एरिया में। यहाँ पर जितने बर्फ हैं है ना, ये क्या होता है, पिघलना शुरू होता है, जिससे समुद्र में पानी का लेवल, सी लेवल जो है वो बढ़ेगा और आसपास समुद्री जितने सारे देश हैं है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्री डूब जाएंगे। आसपास जितने सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य जो हैं डूब जाएंगे, जो आज का तमिलनाडु है, केरल है ना, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है, जो आपका पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये सारे इलाके जो हैं डूब जाएंगे, ना सिर्फ भारत के विश्व बल्कि विश्व के हर वो देश के जो समुद्र के पास वाले कंट्री है, समुद्र के निकट में है, समुद्री सीमा जिसके साथ लगती है, उनके डूबने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ वहाँ का आइस पिघलना शुरू होगा, इससे धरती जो है लबालब हो जाएगी पानी से। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली दो ही गैस के कारण होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन। तो क्या मीथेन ऑप्शन में है? आंसर होगा नहीं सर, मीथेन ऑप्शन में नहीं है, आंसर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इसमें वृद्धि होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में जो अगर वृद्धि होती है तो इसके कारण जो है क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती है। आगे चलते हैं, इसके अलावा भी प्रश्न अगर मीथेन होता तो भी करेक्ट होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये जो द ऑडेसिटी ऑफ द होप ये किताब लिखी गई है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किताब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? ठीक है, खिलाड़ी और खेल के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे इसमें सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, बस एक ऑप्शन को छोड़ करके, यहाँ पर बस एक ऑप्शन को छोड़ करके। देखिए ये प्रश्न जो पूछा है ना, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, इसको गौर से देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न यहाँ पर यह पूछा है कि ये बता दीजिए आप कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ी के बारे में है और खेल के बारे में है। तो इस बार की एग्जामिनेशन के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा खेल है उसको भी हम याद रखेंगे और खिलाड़ी को भी याद रखेंगे। तो ऐसे हम टॉप है ना 20 खिलाड़ी मिनिमम का लिस्ट बनाएंगे और वो किस खेल से संबंधित है उसको देखेंगे। ये टॉप 20 में किसको शामिल करेंगे? ऐसे खिलाड़ी जो हमारे इस साल के में जो है किसी कोई ना कोई अवार्ड को उन्होंने जीता है और वो किस खेल से था, ये हमको जानना पड़ेगा। और ये हम आपको यूट्यूब क्लास में फ्री में करवाएंगे और एप्लीकेशन पर भी आपको यहाँ पर ये क्लास करवा के इसकी पीडीएफ वगैरह देंगे। यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन गलत है, तो पामेला जेलिमो जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि हमारा जो है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा बी नंबर सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बारबोरा स्पोर्टकोवा ये जो है आपका क्या है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। वहीं पर शानिया रिचर्ड्स जो है स्प्रिंट से संबंधित है। येलेना इसिनवायेवा ये जो है आपका क्या है, पोल वॉल्ट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है